यह कहानी रामपुर गांव की है। इस समय पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा है कि उसकी शांति सीधे दिल को चीरती हुई महसूस होती है। गलियों में कोई आहट नहीं, घरों के बाहर कोई दिखाई नहीं देता। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई अपने अपने घरों में दुबका बैठा है। ऐसा लगता है मानो बाहर कोई अनकही रहस्यमयी ताकत मौजूद हो, जिसने पूरे गांव को भीतर कैद कर लिया हो। आज गांव में ऐसा सन्नाटा है जैसे समय खुद थम गया हो। हवा भी धीरे धीरे चल रही है, मानो किसी अनदेखे खतरे की आहट दे रही हो। गलियां सूनी पड़ी हैं, दरवाजे भीतर से बंद हैं और खिड़कियों के पीछे छिपी आंखें डर के साए में कांप रही हैं। बच्चे रो नहीं रहे, बूढ़े बातें नहीं कर रहे, हर कोई खामोशी ओढ़े अपने घरों में सिमटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे गांव के बाहर नहीं, बल्कि उसी खामोशी के भीतर कोई अनकही भयानक ताकत जाग चुकी हो। इसी गांव में माधव जी रहते थे। हालात ऐसे थे कि पूरे गांव की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर चेहरे पर चिंता थी, हर घर में उदासी पसरी हुई थी, मानो पूरे गांव पर मातम छा गया हो। ऐसे कठिन समय में माधव जी अकेले ऐसे इंसान थे जो इस अंधकार से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे दिन रात गांव की समस्या का कोई उपाय खोजने में लगे हुए थे, ताकि फिर से रामपुर में उम्मीद की रोशनी लौट सके। क्या हुआ माधव? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या इस महामारी से बचने का कोई उपाय मिला? आखिर तुम्हारे पिताजी तो एक महान वैद्य थे। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका इलाज उन्हें ना आता हो, और तुमने भी तो उन्हीं से विद्या सीखी है। फिर अब तक यह समझ क्यों नहीं आ पाया कि यह बीमारी फैल कैसे रही है? पता नहीं श्याम, क्या कहूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यह बीमारी आखिर फैल कैसे रही है। गांव वालों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। एक वैद्य का बेटा होने के नाते इस गांव के प्रति मेरा भी एक फर्ज है, लेकिन लगता है जैसे उस फर्ज को निभाने में मैं पीछे रह गया हूं। मन बहुत व्याकुल है श्याम, कुछ भी सूझ नहीं रहा। बाबा, आप ऐसे खुले में मत बैठिए। इस गांव में एक बहुत ही भयानक महामारी फैल चुकी है और अब तक किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे फैलती है। इससे बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दें, नहीं तो कहीं आप भी इसकी चपेट में ना आ जाए। दुख की बात यह है कि अभी तक न तो इस बीमारी का कोई इलाज मिला है और न ही किसी को इसके कारण का पता चल पाया है। बेटा माधव, क्या तुम्हें इस महामारी के बारे में कुछ पता चला? ये आखिर फैल कैसे रही है? तुम्हारे पिता तो एक महान वैद्य थे। वे बीमारी को देखते ही उसका कारण समझ लेते थे और उसी पल उसकी औषधि भी तैयार कर लेते थे। उन्हें ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। तुम उन्हीं के पुत्र हो बेटा, उनके गुण तुम में अवश्य होंगे। हो सके तो शीघ्र कोई उपाय खोजो और इस गांव को इस संकट से बचाओ। जिस बीमारी से तुम डर रहे हो वह देह से पहले मन में घर करती है। यह हवा से नहीं, पानी से नहीं, बल्कि भय और भूल से फैलती है। जिस दिन गांव ने अपनी पुरानी मर्यादा और प्रकृति का संतुलन तोड़ा था, उसी दिन यह महामारी जन्म ले चुकी थी। इलाज बाहर नहीं, भीतर छुपा है। तुम्हारे पिता यह बात जानते थे बेटा, और तुम भी जानते हो, बस अभी याद नहीं आया है। इतना कहकर बाबा चुप हो जाता है और माधव के मन में डर से ज्यादा अब एक गहरा रहस्य करवट लेने लगता है। अच्छा बेटा, यह लो, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। वे बहुत ही नेक दिल वैद्य थे, सबकी मदद करने वाले, हर किसी का भला सोचने वाले। ऐसी ही एक महामारी के समय उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मुझे लगता है कि यह अब तुम्हारे काम आएगा। इसे अपने पास रख लो। यह कोई साधारण ताबीज नहीं, यह जादुई है। तुम इसे जिस भी दरवाजे पर लगाओगे वह दरवाजा साधारण नहीं रहेगा। जिस सच तक पहुंचने की तुम कोशिश करोगे, यह ताबीज तुम्हें वहीं ले जाएगा। यह रास्ता दिखाएगा
वही रास्ता जहां से इस महामारी की सच्चाई सामने आएगी। इतना कहकर बाबा ने ताबीज माधव के हाथ में रख दिया। हालांकि माधव को बूढ़े व्यक्ति की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, फिर भी उस वृद्ध के मन को ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने वह ताबीज उनसे ले लिया। यह सुनकर माधव वहां से अपने घर की ओर चल पड़ता है। गहरी सोच में डूबा हुआ वह धीरे धीरे रास्ता तय कर रहा होता है। श्याम, चलो मेरे साथ घर चलते हैं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसी बात जो अभी यहीं नहीं कही जा सकती। क्या हुआ माधव? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? और आखिर ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, चलो तुम्हारे ही घर चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बात करेंगे। माधव श्याम को पूरी घटना विस्तार से बता देता है। श्याम को भी उस बूढ़े व्यक्ति की बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज करना ठीक नहीं था। बीमारी का कोई इलाज खोजने की आखिरी उम्मीद समझकर दोनों ने एक बार बाबा की बातों पर भरोसा करने का निश्चय किया। उन्होंने वह ताबीज उठाया और उसे एक दरवाजे पर लगा दिया, इस उम्मीद में कि शायद यही उन्हें उस सच तक पहुंचा दे जिससे पूरे गांव की किस्मत बदल सके। माधव, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम कह रहे थे कि यह दरवाजा जादुई बन जाएगा, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ भी अलग नजर नहीं आ रहा। लगता है शायद हमने बेवजह ही उस बूढ़े की बातों पर भरोसा कर लिया। जैसे ही माधव ने दरवाजा खोला, उसके पीछे का दृश्य देखते ही माधव और श्याम के होश उड़ गए। दरवाजे के उस पार कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई और अनजानी दुनिया थी। जिस जगह वे अभी तक खड़े थे, वहां से यह सब संभव है, यह समझ पाना दोनों के लिए असंभव था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दिमाग सुन्न पड़ गया। पल भर की हिम्मत जुटाकर दोनों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ क्षणों तक वे चुपचाप खड़े रहे, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी उनके साथ आखिर हुआ क्या था। श्याम, उस बूढ़े बाबा ने जो कहा था वह सच निकला। सचमुच दरवाजा खुलते ही हम दोनों कहीं और पहुंच गए। मुझे लगता है कि यही वह रास्ता है जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे। चलो, अब डरने का नहीं, आगे बढ़कर पता करते हैं कि आखिर यहां चल क्या रहा है। श्याम, अब किस सोच में डूबे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और खुद देख आते हैं कि यह बीमारी आखिर फैल कैसे रही है। हो सकता है वहां जाकर कुछ समझ में आ जाए, और क्या पता किसी के पास इसका इलाज भी हो। कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। माधव और श्याम हिम्मत जुटाकर दरवाजे के भीतर कदम रखते हैं। दरवाजे के उस पार एक बिल्कुल अलग ही दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। उसी अनजानी दुनिया में उन्हें एक ऐसा वैद्य मिलता है जिसके पास हर बीमारी का उपचार था, मानो वह सभी रोगों के रहस्यों को जानता हो। उसे देखकर दोनों को पहली बार लगता है कि शायद रामपुर की महामारी का अंत यहीं से शुरू होगा। तुम दोनों कौन हो और क्या काम है यहाँ तुम्हारा? आज से पहले मैंने इस गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। बताओ, आखिर किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? हम दोनों दूसरे गांव से आए हैं। हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक महामारी फैल चुकी है, जिससे हर कोई बुरी तरह परेशान है। यह बीमारी धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में लेती जा रही है। न तो किसी के पास इसका इलाज है और न ही कोई यह समझ पा रहा निशा है कि यह बीमारी फैल कैसे रही है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया हमारी मदद करें, हमारे साथ चलिए और हमारे गांव को इस संकट से उबारने में हमारा साथ दीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम्हारे पास 1000 सोने के सिक्के हैं? क्योंकि मैं किसी का इलाज यूं ही नहीं करता, और अगर तुम्हारे गांव में सचमुच इतनी भयानक महामारी फैली है तो समझ लो कि 1000 सोने के सिक्कों से कम में मैं उस मामले को देखने तक नहीं जाता। निराश मन से माधव और श्याम वहां से लौट पड़ते हैं।
रास्ते भर उनके मन में बस यही सवाल घूमता रहता है कि आखिर वे अपने गांव वालों की मदद कैसे करें, जिनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो। वे 1000 सोने के सिक्के कहां से लाए? इन्हीं भारी सोचों में डूबे दोनों गांव की चौपाल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजरों के सामने से एक भव्य काफिले के साथ एक बड़ा व्यापारी दूसरी ओर जाता हुआ दिखाई देता है, मानो किस्मत किसी नए मोड़ की ओर इशारा कर रही हो। श्याम, एक बात सोच रहा हूं, क्यों ना हम उस व्यापारी को इस महामारी की सच्चाई के और करीब ले आए। अगर वह खुद बीमार पड़ गया तो उसके पास इतना धन है कि वह अपना इलाज जरूर करवा सकेगा। तब हम दोनों भी वैद्य के पास जाकर अपनी आंखों से देख पाएंगे कि वह कौन कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करता है और दवा किस तरह तैयार करता है। अब माधव को इस महामारी का असली रहस्य समझ में आ चुका था। उसे पता चल गया था कि यह बीमारी मिट्टी के संपर्क से फैलती है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जिस मिट्टी पर खड़ा होता, उसी मिट्टी पर कोई स्वस्थ इंसान भी आ जाए तो बीमारी उसे भी अपनी चपेट में ले लेती। इसी खौफनाक सच को मन में रखते हुए और भारी मन से एक कठिन फैसला लेकर माधव व्यापारी को अनजाने में उसी मिट्टी के संपर्क में ले आता है। उसे पूरा विश्वास था कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वह इलाज का भेद जान सके और पूरे गांव को इस महामारी से बचा सके। अरे साहब, आपको क्या हो गया? आप तो काफी ज्यादा बीमार लग रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। आइए, हम दोनों आपको उसी के पास ले चलते हैं। जैसे ही व्यापारी उस मिट्टी के संपर्क में आता है, उसके शरीर में बीमारी के लक्षण उभरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह बीमार पड़ जाता है। हालात की गंभीरता देखते हुए माधव बिना देर के उसे वहां से ले जाता है और सीधे उस वैद्य के पास पहुंचाता है, इस उम्मीद में कि अब इलाज का रहस्य सामने आएगा और गांव को बचाने का रास्ता मिल सकेगा। वेद जी, ये हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। कृपया इन्हें जरा जल्दी देख लीजिए। इनका इलाज बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे 1000 सोने के सिक्के चाहिए। बिना सिक्कों के मैं इलाज शुरू नहीं करता। अगर सिक्के हैं तो आओ, नहीं तो यहां से चले जाओ। मेरा समय यूं ही बर्बाद मत करो। सिक्कों की चिंता मत करो, मेरी जान बचनी चाहिए। इतना कहते ही सेवक आगे बढ़ा और थैली खोलकर वैद्य के सामने 1000 सोने के सिक्के रख दिए। सिक्कों की खनक पूरे कमरे में गूंज उठी। सिक्के देखते ही वैद्य का रवैया बदल गया। उसने तुरंत व्यापारी की नाड़ी देखी, आंखें बंद कर कुछ क्षण सोचा और फिर अपने औषधालय की ओर बढ़ गया। माधव चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें वैद्य के हर हाथों के इशारे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वह अलग अलग जड़ी बूटियां निकालने लगा, कुछ सूखी, कुछ ताजी। उन्हें पीसकर, उबालकर और विशेष अनुपात में मिलाने लगा। माधव और श्याम एक एक हरकत को ध्यान से देख रहे थे। माधव की आंखों में वैद्य के हाथों की गति बस गई। कौन सी झड़ी पहले, कितनी मात्रा में और कितनी देर तक। कुछ देर बाद वैद्य ने औषधि व्यापारी को पिला दी। थोड़ी ही देर में व्यापारी की सांसें सामान्य होने लगी और उसके चेहरे पर रंग लौट आया। इलाज अब उसके हाथ में आ चुका है। अब बारी थी इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाने की और महामारी का अंत करने की। धीरे धीरे व्यापारी की हालत संभलने लगती है और 2 ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। यह देखकर माधव और श्याम को पूरा विश्वास हो जाता है कि यही वही औषधि है जो इस महामारी से गांव को बचा सकती है। व्यापारी के ठीक होते ही दोनों बिना समय गंवाए जादुई दरवाजे के सहारे अपने संसार में लौट आते हैं। वापस आकर माधव सावधानी से
उस ताबीज को दरवाजे से हटा लेता है और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह ताबीज सिर्फ जादू नहीं बल्कि पूरे गांव की उम्मीद है। श्याम, चल भाई, अब हम दोनों मिलकर वही औषधि तैयार करते हैं। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है, पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या हुआ माधव, बताओ तो सही। तुमने तो पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी थी, कौन सी जड़ी बूटी, कितनी मात्रा में, सब कुछ। फिर ऐसी कौन सी गलती हो गई? हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। पूरे गांव में महामारी फैल चुकी है, हमें कुछ ना कुछ करके यह औषधि बनानी ही होगी, और वह भी जल्द से जल्द। इसी पर पूरे गांव की रक्षा टिकी हुई है। श्याम, जड़ी बूटियां तो मैंने पहचान ली थीं, लेकिन उन्हें कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा था और किस क्रम से, यह मैं ठीक से देख ही नहीं पाया। अब समझ नहीं आ रहा कि हम वह औषधि कैसे तैयार करेंगे। कुछ भी करो माधव, लेकिन वह औषधि हर हाल में तैयार करो। अगर हम चूक गए तो अनर्थ हो जाएगा। पूरा गांव इस बीमारी की भेंट चढ़ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। हर घर की खुशियां घुट कर मर जाएंगी, हंसी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। माधव, अब यह सिर्फ हमारी कोशिश नहीं, पूरे गांव की आखिरी उम्मीद है। हाँ श्याम, देख रहा हूं, किसी न किसी तरह से यह औषधि मैं बना ही लूंगा। बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो भाई। भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव को इस संकट से बचा सकूं। माधव दिन रात एक कर देता है। थकान, भूख और नींद सब कुछ पीछे छूट जाता है। वह लगातार जड़ी बूटियां तैयार करने में जुटा रहता है। कई बार सही मिश्रण बनते बनते रह जाता है, तो कभी जरा सी गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। हर असफल प्रयास के बाद वह फिर उठ खड़ा होता है, पिता की सीख और गांव वालों की उम्मीद को याद करके। आखिरकार 2 दिनों की अथक मेहनत के बाद उसे सफलता मिल ही जाती है। माधव सही जड़ी बूटी तैयार कर लेता है, वही औषधि जो पूरे गांव को इस भयानक महामारी से बचा सकती है। श्याम, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, पता है। आखिरकार दवाई बन गई है, सफल हो गया हूं। चलो, एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। इस औषधि को पूरे गांव में बांटते हैं, सबको पिलाते हैं। अब सारे गांव वाले ठीक हो जाएंगे। जल्दी चलो श्याम, आज रामपुर को नई जिंदगी मिलने वाली है। मुझे पहले से ही भरोसा था माधव कि तुम यह कर दिखाओगे। आखिर तुम्हारी रगों में भी तुम्हारे पिता का ही खून बहता है। वही हिम्मत, वही करुणा। चलो, अब देर किस बात की। इस औषधि को पूरे गांव तक पहुंचाते हैं और सबको नई जिंदगी देते हैं। माधव और श्याम गांव पहुंचते ही उस औषधि को पंचायत के पास रख देते हैं और पूरे गांव में घोषणा करवा देते हैं कि यह जड़ी बूटी सभी के लिए है। हर कोई आकर इसे ग्रहण करे। एक एक करके गांव के लोग आगे आते हैं और औषधि का सेवन करते हैं। चमत्कार की तरह 2 ही दिनों में बीमारी के लक्षण कम होने लगते हैं और लोगों की हालत संभलने लगती है। कुछ ही दिनों के भीतर पूरा गांव उस भयानक महामारी से मुक्त हो जाता है। जहां कभी सन्नाटा और डर था, वहां फिर से हंसी, उम्मीद और जीवन लौट आता है। रामपुर गांव एक बार फिर सुरक्षित था और इस चमत्कार के पीछे माधव की मेहनत, साहस और उसके पिता की विरासत जीवित हो उठी। माधव, श्याम, अगर तुम दोनों न होते तो यह महामारी पूरे गांव को निगल जाती। शायद कोई भी जीवित न बचता। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत, धैर्य और निस्वार्थ लगन का ही फल है कि आज हमारे गांव को एक नई जिंदगी मिली है। हम सभी तहे दिल से तुम दोनों का धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव को इस बात पर गर्व है कि तुम जैसे लोग यहीं जन्मे, जो अपने सुख से पहले गांव के लोगों की चिंता करते हो और हर संकट में सबके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हो।